हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये आपकी साइंस की क्लास है। नेक्स्ट, इससे पहले हमने थोड़ा सा साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास करी थी, उसके बाद एक छोटी सी क्लास और आई थी, उसमें हमने बायोलॉजी को शुरू किया था। और बायोलॉजी में हमें अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी से क्या समझते हैं, बायोस क्या होता है, लाइफ क्या होती है, तो लाइफ को कहाँ से शुरू माना जाए, कहाँ से शुरू ना माना जाए, इस बात पे चर्चा हो रही थी। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये भी छोटी सी क्लास रहेगी क्योंकि चर्चा की ही क्लास है। इसके बाद हम फिर साइटोलॉजी पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान। तो आइए देखते हैं, हम इससे आगे की क्लास में बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे लाइफ के बारे में कि लाइफ क्या होती है। देखिए, लाइफ का क्या संबंध है, मैंने आपको बताया था कि ये विषय मतभेद कर रहा है कि लाइफ क्या हो सकती है। इसमें फिक्स नहीं हो पाया कि लाइफ को शुरू कहाँ से माना जाए, कहाँ से लाइफ को शुरू ना माना जाए। क्यों? क्योंकि कहा गया कि कोशिका जो होती है वो लाइफ की सबसे छोटी इकाई होती है, जीवन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है कोशिका को। इसी कोशिका को इसी कोशिका के लिए कुछ ऐसे जीव पाए गए फिर कि जिनमें कोशिका ही नहीं है। तो फिर जीवन कैसे माने? क्यों? क्योंकि वे ऐसे जीव हैं जो अपनी स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव स्थिति में रहते हैं और किसी जीवन के साथ जुड़कर जीवन बन जाते हैं, इसलिए ऐसे जीवों को हमने उस श्रेणी में रखा जो जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने गए। आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। देखिए, जो हमने कल पढ़ा था बायोलॉजी के बारे में, हमने जो कल पढ़ा था बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे थे? लाइफ पढ़ रहे थे। लाइफ, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे थे? लाइफ, कि लाइफ क्या होती है या जीवन क्या होता है। समझिए इस बात को, ठीक है। तो जीवन के बारे में हमने पिछली क्लास में थोड़ी सी चर्चा कर ली थी, आज फिर चर्चा करेंगे। देखिए, इस लाइफ को समझने के लिए पहले मैक्रो इकोनॉमी होती थी। पहले कैसी इकोनॉमी होती थी? सॉरी, इकोनॉमी नहीं, मतलब मैक्रो स्टडी होती थी। मैक्रो स्टडी क्या होता था? मैक्रो स्टडी। मैक्रो स्टडी का मतलब क्या है? बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर। बड़े स्तर का संबंध किससे है? बड़े स्तर का मतलब पहले बड़े जीवों का अध्ययन किया जाता था, फुल बॉडी का। जैसे सामने कोई शरीर दिख रहा है तो उसका अध्ययन कर लिया, कोई पौधा दिख रहा है उसका अध्ययन कर लिया, कोई पशु दिख रहा है उसका अध्ययन कर लिया। तो ऐसी जो स्टडी होती है उसे मैक्रो स्टडी कहते हैं। मैक्रो बायोलॉजी भी कह सकते हैं इसे आप क्या कह सकते हैं? मैक्रो बायोलॉजी। मैक्रो का मतलब बड़े स्तर पर, यानी कि बड़ी संरचना का। बायो का मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी। अर्थात जब बड़ी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे मैक्रोबायोलॉजी कहा जाता था। तो प्राचीन समय में या अब तक भी आप देखेंगे 18वीं सदी तक भी, 19वीं सदी तक भी ये मैक्रोबायोलॉजी ही चलती रही और इसके बारे में अलग अलग एनालिसिस आते रहे। तो इसको देखें, तो मैक्रोबायोलॉजी से आगे चीज़ें कब बढ़ती हैं? मैक्रोबायोलॉजी से आगे चीज़ें कब बढ़ती हैं? जब माइक्रोस्कोप की खोज होती है। जब माइक्रोस्कोप की खोज होती है। माइक्रोस्कोप क्या है? ये एक ऐसा छोटा लेंस, मतलब ऐसा लेंस है जो माइक्रो स्तर पर चीज़ों को देखता है। माइक्रो माइक्रो स्तर पर, बहुत छोटे स्तर पर, बहुत छोटे स्तर पर। तो जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो माइक्रोस्कोप की खोज होने के साथ ही क्या आया? आपका माइक्रोबायोलॉजी। क्या आया? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अर्थात माइक्रोस्कोप की खोज होने से माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत हुई। और जो स्टडी है वो और भी अच्छी एनालिटिकल रूप में सामने आई। जो बायोलॉजी की स्टडी है वो कौन से स्तर पर होने लगी? माइक्रो स्तर पर। तो माइक्रो स्तर पर बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है? माइक्रोस्कोप की खोज से। अब देखो, इसमें फिर चीज़ें कुछ और जुड़ जाती हैं। तो छोटे स्तर पर क्या पता लगा हमें? हमें सेल का पता लगा। सेल क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ठीक है, जीन क्या होता है, इन चीज़ों का पता लगा और माइक्रो स्तर पर स्टडी शुरू होने लगी। अब देखिए, इसके साथ में क्या जुड़ जाता है? इसके साथ में आने वाले टाइम में
इसके साथ में जुड़ता है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब है आणविक स्तर पर, अर्थात आणविक स्तर पर बायोलॉजी की खोज हुई और उस पर स्टडी होनी शुरू हो गई मॉलिक्यूलर स्तर पर। यानी कि वही फिर देखो इनके बारे में पता कर लिया गया और अच्छे से स्टडी कब हुई, जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब है जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन के स्तर पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्तर पर किसकी खोज हुई? माइक्रोस्कोप की, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बनने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर किसकी शुरुआत हुई? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। अर्थात बिल्कुल आणविक स्तर पर बायोलॉजी का अध्ययन करना संभव हुआ और इसी को हमने क्या कहा है? देखो इसी को क्या कहा गया? माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब बहुत छोटे स्तर पर, माइक्रो स्तर पर जब बायोलॉजी की शुरुआत हुई तो उसी को माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। अब देखिए इसमें चीजें और जुड़ जाती हैं। कैसे? देखो बायो में क्या है? पहले ये कैसी है? पहले मैक्रो है, फिर ये माइक्रोस्कोप आया तो क्या हो गई? माइक्रो। अब इस माइक्रो में और ज़्यादा थोड़ा तकनीकी आई किसके स्तर पर? मॉलिक्यूलर के स्तर पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो क्या आया? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आई। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आई। अब यहाँ से आगे चीज़ें और ऐड होती हैं। कैसे? जब आईटी का विकास होता है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से बहुत बड़े स्तर पर बायोलॉजी में स्टडी करना संभव हुआ। बहुत बड़े स्तर का मतलब क्या है? हमें नई चीज़ों के बारे में पता लगा। और जब हमने आईटी में बायो को जोड़ दिया, आईटी में जब हमने बायो को जोड़ दिया तो क्या हो गया? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो किसकी शुरुआत हुई? बायो इन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत हो जाती है। तो किसकी शुरुआत हुई? बायो इन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत हुई। अर्थात जब आईटी के साथ में इंफॉर्मेशन, जब क्या जुड़ गई? आईटी के साथ में बायो जुड़ गया, तो जब आईटी के साथ में बायो जुड़ गया तो क्या आया? बायो और इंफॉर्मेशन, यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये ऐसे इसका विकास हो रहा है आगे आगे। तो देखेगा आपने माइक्रोस्कोप के खोज होने से माइक्रो स्तर पर पहुंचे और जैसे ही आईटी का विकास हुआ तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत होती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या संभव हुआ? जैविक गतिविधियों को सूचना में बदलना, जैविक गतिविधियों को सूचना में बदलना संभव हो गया। जैविक गतिविधियों को सूचना में बदलना संभव हो गया। जैविक गतिविधियों को सूचना में बदलना संभव हो गया। कैसे? देखिए जैसे कोई पौधा है, जैसे कोई पौधा है, ठीक है, इसकी ये जड़ें हैं, तो इसमें आपने क्या हुआ? आईटी का उपयोग कर सकते हैं आप। इसमें कैसे आईटी का उपयोग किया? इसमें हमने सेंसर लगा दिए, सेंसर। और सेंसर लगाने से क्या हुआ? सेंसर हमने इसमें वाटर सेंसर लगा दिया। कैसा सेंसर? वाटर सेंसर। और वाटर सेंसर क्या करेगा?
जब इसमें एक स्तर से पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो ये इस पे क्या करेगा, हम इसमें फिर सेंसर के लिए फिर क्या सिग्नल लगा सकते हैं, तो इसमें सिग्नल लगा देंगे। जैसे मान लिया रेड सिग्नल लगा दिया, तो रेड सिग्नल पानी की कमी बताएगा। ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल क्या बताएगा, ग्रीन सिग्नल बताएगा कि पानी की कमी नहीं है, पौधा अभी ठीक है। अब किसी और की कमी, मान लिया कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी के लिए पौधा बता देगा कि कैल्शियम की कमी है, उस पर सी सिग्नल लगा दिया हमने, ठीक है। पोटेशियम की कमी है तो के सिग्नल लगा दिया। इस तरीके से पौधों को आईटी से जोड़ के बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, ऐसे ही बॉडी में भी कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में चाहे एनिमल बॉडी में, किसी भी बॉडी में इस तरीके के सेंसर लगा के हम इंफॉर्मेशन का यूज करके बायोलॉजी का वाइड अध्ययन कर सकते हैं। इसी को बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा गया। अर्थात जैविक गतिविधियों को, अर्थात कैसी गतिविधियों को, जैविक गतिविधियों को किस में बदलना, सूचना में बदलना। सूचना में बदलने से प्यास लगती है, भाई हम बोलते हैं हमें बॉडी में प्यास लगती है, तो मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर जो जैविक क्रिया हो रही है उसे मैंने सूचना में बदल दिया। क्यों, मेरे अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो तभी तो मैंने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पसीना आ गया, मुझे सर्दी लग रही है। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर होने वाले कैलकुलेशन को मैंने सूचना में बदल दिया। लेकिन मैं बता सकता हूँ, लेकिन पौधे तो नहीं बता सकते। लेकिन पौधे कैसे बताएंगे, पौधे इससे बताएंगे, किससे, आईटी से। आईटी से पौधे बता देंगे, पौधे में जिस चीज़ की कमी होगी, कोई बीमारी होगी, सब कुछ ये बता देगा। कैसे, अभी जो मैंने आपको बताया। तो उसके माध्यम से हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से क्या, बायोलॉजी का वाइड अध्ययन करना संभव हो गया। और इसी को क्या कहा गया वर्तमान में, इसी को, इस सब को मिला के, इस सब को मिला के, सबको मिलाने का मतलब क्या है, इसको भी मिला के, आईटी को भी मिला के, इस सब को मिला के ओमिक्स कहा गया, ओमिक्स। और वर्तमान समय में बायोलॉजी के अध्ययन को ओमिक्स से जोड़ा जाता है। ओमिक्स क्या है, देखिए समझिए इसको। ओमिक्स किसे कहते हैं, क्यों ओमिक्स की शुरुआत होती है, ओमिक्स, ओमिक्स का मतलब वाइड स्टडी, वाइड स्टडी ऑफ बायोस। बायोस का मतलब लाइफ, वाइड स्टडी ऑफ बायोस यानी कि जीवन की बहुत बड़े स्तर पर स्टडी। कैसे, इसमें क्या आ जाएगा आपका, माइक्रो भी आ जाएगा, इसमें इसमें क्या आ जाएगा आपका, मैक्रो भी आ जाएगा, इसमें आपका एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, एनवायरनमेंट भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आने वाले समय में ये पता चला कि आपने देखो, आपने आईटी का यूज करके, आपने आईटी का यूज करके ये तो पता लगा लिया, आईटी का यूज करके आपने ये तो पता लगा लिया, आईटी प्लस बायो बराबर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से जेनेटिक स्तर पर भी हम फसलों को, पौधों को बड़े बड़े स्तर पर इसका उपयोग करके ह्यूमन रिसोर्स के रूप में उपयोग कर, सॉरी ह्यूमन के लिए रिसोर्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और मानव जीवन के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जब जुड़ी तो इसे क्या कहा गया, ओमिक्स कहा गया इसे, ओमिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट को भी जोड़ा गया, एनवायरनमेंट। क्यों क्यों जोड़ा गया एनवायरनमेंट को, क्योंकि एनवायरनमेंट के बदलने से, एनवायरनमेंट के बदलने से, एनवायरनमेंट के बदलने से मेटाबॉलिज्म में चेंज आते हैं, एनवायरनमेंट के बदलने से मेटाबॉलिज्म में चेंज आता है। किसी एक ही व्यक्ति का किसी दूसरे एनवायरनमेंट में चले जाने से मेटाबॉलिज्म सिस्टम चेंज हो जाता है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति आपके इक्वेटर के आसपास रहता है और वो 20 साल से इक्वेटर पर रह रहा है, अब उसे अचानक से ध्रुवों की तरफ भेज दिया जाए तो उसकी बॉडी चेंज होने लगेगी, उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम चेंज होने लगता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, किसका प्रभाव पड़ा, एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ा। तो इसी एनवायरनमेंट के प्रभाव को मिलाकर जब हम सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ओमिक्स कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ओमिक्स कहा जाता है। इसलिए वर्तमान में आपकी जो बायोलॉजी है उसके अध्ययन को ओमिक्स से जोड़कर और इसे ओमिक्स कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इस पर किस किस का असर है, इस पर एनवायरनमेंट का भी बड़े स्तर पर असर होता है। आप इस चीज़ को अब इसमें स्क्रीनशॉट लेने जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसे लिख सकते हो। इसे मैं एक उसमें बना देता हूँ दोबारा से।
हाँ, इसे आप ऐसे लिख लीजिए। चलो मैं दोबारा ही बना देता हूँ इसको। लाइफ, लाइफ, लाइफ का अध्ययन, मैक्रो, फिर क्या आया, माइक्रो। किसके आधार पर, माइक्रोस्कोप की खोज से, माइक्रोस्कोप की खोज से। अब माइक्रोस्कोप के बाद क्या आया, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉनिक स्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की खोज है। इससे क्या आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बाद क्या आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसकी क्या आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसकी खोज हुई, मोलिकुलर बायोलॉजी की, मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी आई। इसके बाद फिर क्या आता है, आप देखेंगे कि इसमें आईटी जुड़ जाती है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको ब्लू कर लेते हैं। तो क्या जुड़ जाती है, आईटी। तो इसमें क्या जुड़ जाता है, आईटी जुड़ जाती है। तो आईटी प्लस बायो, क्या हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ गया। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या हुआ, जैविक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या हुआ, जैविक क्रिया को सूचना में, जैविक क्रिया को सूचना में बदलना, जैविक क्रिया को सूचना में बदलना संभव हुआ, जैविक क्रिया को सूचना में बदलना संभव हुआ। और इसमें जब एनवायरमेंट जोड़ा गया, जब इसमें क्या जोड़ दिया गया, एनवायरमेंट, पर्यावरण। जब इसमें पर्यावरण का अध्ययन हुआ तो इसे क्या कहा गया, इसे ओमिक्स कहा गया। इसे क्या कहा गया, इसे ओमिक्स कहा गया, ओमिक्स। तो वर्तमान में बायोलॉजी के अध्ययन को, वर्तमान में बायोलॉजी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, ओमिक्स के नाम से जाना जाना जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूँ। तो वर्तमान में बायोलॉजी के अध्ययन को क्या माना जाता है, ओमिक्स माना जाता है। ठीक है, हो गया इतना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, बायोलॉजी की शुरुआत देखते हैं कहाँ से होती है। बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी का जो पिता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम, क्या है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम। अरस्तु ने सबसे पहले हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम नामक बुक लिखी, जिसमें लगभग 500, जिसमें लगभग 500 जीवों के बारे में, जीवों के, जिसमें लगभग 500 जीवों के बारे में विश्लेषण किया गया था, जिसमें लगभग 500 जीवों के बारे में विश्लेषण किया गया था। क्या है, हिस्टोरिका, सॉरी हिस्टोरिया या हिस्टोरिका भी कह सकते हैं, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। ठीक है, तो हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया में कितने जीवों के बारे में वर्णन है, लगभग 500 जीवों के बारे में वर्णन है। इसलिए अरस्तु को हम क्या मानते हैं, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी माना जा सकता है। ठीक है, देखिए
जो हमारे यहाँ अध्ययन होता है, बायोलॉजी का अध्ययन हो चाहे फिर जो किसी भी, मतलब चलो बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में जो जितने भी अध्ययन हो रहे हैं, मैंने सब बताया, इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सब इसमें यूरोप के जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए जहाँ से चीज़ें जिनका बड़ा योगदान होता है, जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइज सिस्टम पे काम करते हैं, एजुकेशन पे, रिसर्च पे बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं, इसीलिए उनकी टर्मिनोलॉजी ही आगे चलती है। ठीक है, अगर हम लोग भी इन चीज़ पे बड़े स्तर पर काम करें, रिसर्च के लिए सरकार पैसा करे, पैसा खर्च करे, एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करे, बायोलॉजी के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया जाए मिनिस्ट्री में और पूरा उस पर काम किया जाए, हालांकि डिपार्टमेंट है लेकिन वो कितना काम कर रहा है सब आपको दिख रहा है, तो इसलिए उन्हीं की चीज़ें आगे बढ़ती हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमारे प्राचीन चीज़ों में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, हम वहाँ से भी चीज़ें निकाल के और अपने यहाँ भी कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन कोरिलेट करने से चीज़ें नहीं बदलती। मैं कहने लगूँ कि हमारे फला वेद में भी ऐसा लिखा हुआ है, हाँ है, और मैं उस चीज़ को मानता भी हूँ, लेकिन जो भी वर्तमान में जो चीज़ें कैप्चर की गई हैं, हुई हैं, वो सब कहाँ से हैं, वहाँ सब वो नियंत्रण होता है सब यूरोपीय रिसर्चरों के द्वारा। तो इसलिए हम उनको भी पढ़ते हैं, इसलिए तो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी उन्होंने उन्होंने दी है, तो उन्हीं की चीज़ों को पढ़ा जा रहा है आगे। तो इसलिए हम अरस्तु को इसका पिता मानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद देखिए, अरस्तु तो बहुत पहले, कभी सदियों पहले हुए, लेकिन 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में क्या होता है, 1801 ईस्वी में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग हुआ। 1801 ईस्वी में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द आया। तो ये शब्द भी कहाँ से आया? कहाँ से आया? यूरोप से आया, वह जर्मनी से और फ्रांस से आया है। दो वैज्ञानिक हैं, लैमार्क, तो लैमार्क कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो वो इसमें किसका बड़ा योगदान है? लैमार्क का। लैमार्क कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। और एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, ट्रिवेरियन या ट्रीवेनस भी कह सकते हैं आप उन्हें, ट्रीवेनस। ये कहाँ है? जर्मन के हैं, ये जर्मन के थे। तो इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को कहाँ स्टडी में जोड़ा। अरस्तु तो बहुत पुरानी बातें हैं, उन्होंने कभी जो लिख दिया था वो ठीक है, लेकिन जो वर्तमान समय की चीज़ें स्टडी में हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं आपकी, जो ये लैमार्क और ट्रिवेरनस जो हैं इनसे शुरू होती है। तो इसको लिख लीजिए आप, इसको ले लिए। हो गया, आगे चलते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो इन्होंने बायोलॉजी में सबसे पहले लाइफ को डिफाइन किया। ठीक है, वैसे 1967 में चीज़ें जो बाइफर्गेशन किया गया इनका, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमल और आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जो आपके मोनेरा वगैरह वर्ग के जो लोग हैं, उनका जो बाइफर्गेशन, जो उनका डिवाइडेशन किया गया, वो आपकी 20वीं शताब्दी में आके हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं, लाइफ को थोड़ा सा और देखिए। तो हमने आपको लाइफ को क्या भागों में बांटा था? सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर, यानी कि एक कोशिकीय और अकोशिकीय। नॉन सेल्यूलर नॉन सेल्यूलर, सेल्यूलर और सेल्यूलर। ओहो, सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर में, सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर। सेल्यूलर का मतलब है कोशिकीय, कोशिकीय यानी कि जिसमें कोशिका होती है। और ये क्या मतलब है? इसका मतलब है अकोशिकीय। कोशिकीय और अकोशिकीय, यानी कि इनमें कोशिका है, इसमें कोशिका है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसमें कोशिका नहीं है, तो ये कैसा है? ये कौन है? ये वायरस है। ये वे जीव हैं जो कोशिका के स्तर तक ही नहीं पहुंचे। तो ये कैसे जीव हैं?
ऐसे जीव जो कोशिका के ऐसे जीव जो कोशिका के स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे जीव जो कोशिका के स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, यानी अभी कोशिका बने ही नहीं है लेकिन फिर भी जीव है। अब देखिए, पहले इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं इसको डिफाइन करूंगा दोबारा से। पहले इधर देखिए, ये सेल्यूलर में है, सेल्यूलर में ऐसे हैं। सेल्यूलर का मतलब है कोशिकीय। अब कोशिकीय कैसे? एक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक होता है, और एक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता, मतलब वो विकसित कोशिका नहीं होती, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। देखिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक ही कहेंगे, हिंदी में इसका कुछ नहीं होता। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए मैं हिंदी में इसको ऐसे लिख सकता हूं, केंद्रक नहीं। इसमें क्या है? केंद्रक नहीं। तो हिंदी में ऐसे ऐसे लिखूंगा, प्रो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। लेकिन आप इसको हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में ही याद रखिए, प्रोकैरियोटिक। तो इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अब एक होती है यूकैरियोटिक। यू यूकैरियोटिक सेल। सेल का मतलब है कोशिका, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक के नीचे क्या लिखूंगा? केंद्रक। अब आगे जाके ये भी बाइफरगेट हो जाता है, एक में केंद्रक विकसित होता है, एक में केंद्रक विकसित नहीं होता। लेकिन अभी इसे इतना समझिए कि इसमें न्यूक्लियस है, इसमें इसमें क्या पाया जाता है? इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसमें न्यूक्लियस नहीं है। और इसमें क्या है? इसमें न्यूक्लियस है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो केंद्रक के साथ और बिना केंद्रक के, तो जिसमें केंद्रक नहीं है उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। सेल का मतलब है यानी कि ऐसी लाइफ जो कोशिका के स्तर पर जिसमें शेल नहीं है, और ऐसी लाइफ कोशिका के स्तर पर जिसमें शेल है, और जिसमें केंद्रक नहीं है, और एक ऐसी लाइफ जिसमें केंद्रक है, और एक ऐसी लाइफ जो सेल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इन्हें जीव माना जाए या इन्हें जीव माना जाए? तो फिर क्या कहा? फिर ये निर्जीव भी है। क्यों निर्जीव? क्यों है? क्योंकि ये अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं है शैल के स्तर पर। देखिए कैसे, इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आएंगे आपके, इसमें देखिए, इसमें कौन आएंगे? इसमें प्लांट आएंगे, इसमें फंगी आएगा, इसमें एनिमिलिया आएगा। इसमें एनिमिलिया का मतलब है एनिमल, प्लांट, फंगी, एनिमल। और क्या आएगा? इसमें प्रोटिस्टा आएगा। इसमें और क्या आएगा? प्रोटिस्टा। देखो, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि प्रोटिस्टा क्या होता है, एनिमिलिया क्या होता है। और इसमें क्या आएगा? मोनेरा। इसमें क्या आएगा? मोनेरा। अब इसको दोबारा लिख लेता हूं। देखिए, जो आपकी लाइफ है, जो आपकी लाइफ है, तो लाइफ, अब देखिए, इसको मैं ऐसा करता हूँ, प्रोकैरियोटिक यहाँ ऊपर लिखते हैं, प्रोकैरियो, RYO होता है।
प्रोकैरियोटिक सेल। और ये है आपका ये है आपका यूकैरियोटिक सेल। और ये आपका, इसमें आप वायरस को रख सकते हैं, वायरस, यानी कि ये नॉन सेल है, इसमें कोई सेल है ही नहीं। और इन दोनों में क्या है, इन दोनों में सेल है। प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा, इसमें नॉन न्यूक्लियस आएंगे, नॉन न्यूक्लियस। और इसमें क्या आएंगे, जिनमें जिनमें न्यूक्लियस होता है। इसमें नॉन न्यूक्लियस और इसमें न्यूक्लियस होता है। अब इसमें कौन आएंगे, न्यूक्लियस वाले में, इसमें कौन आएंगे, मोनेरा, मोनेरा, ठीक है। और इसमें कौन आएंगे, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। और कौन आएगा इसमें, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल और प्लांट। और क्या आएंगे इसमें, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल और प्लांट। इसमें कौन आएंगे, मोनेरा। मोनेरा में कौन होते हैं, बैक्टीरिया। मोनेरा में कौन होता है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अभी से इतना समझिए, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको आगे, बस इसका मैं बाइफरगेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और इसमें क्या आएगा, ये वायरस है ही। तो अब ये है जीवन एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। जीवन और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, वायरस कहा जाता है। अर्थात अब देखो वायरस में मिलता क्या है, वायरस में केवल ये क्रिस्टलाइन संरचना होती है। कैसी संरचना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलीय। ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलीय संरचना। इसमें कोई शैल ही नहीं है। ये क्या है, ये प्रोटीन का एक बहुत ही माइन्यूट सा टुकड़ा होता है, उसी को वायरस कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, इसको ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट में पीछे हो जाता हूँ। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब इसके आगे आइए। देखिए 2009 में वेंकट रमन, 2009 में वेंकट रमन राधाकृष्णन, 2009 में वेंकट रमन राधाकृष्णन ने कहा कि लाइफ किसे माने। हम यही तो बात कर रहे हैं कि लाइफ क्या हो सकती है, इतने विस्तार से आपको कोई नहीं बताने वाला। और इतने बिल्कुल डीप में जाके हम बिल्कुल आपको एक चीज़ बताएंगे कि लाइफ कैसे शुरू हो रही है। और देखिए यहाँ इन्होंने कहा कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कौन कौन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होने लगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होने लगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने लगे, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होने लगे, ऑक्सीडेशन होने लगे। तो क्या होने लगता है, और साथ ही क्या होने लगे, सेल डिवीजन, साथ ही क्या होने लगे, सेल डिवीजन। तो ये इनसे पहली बात है, इसको मैं हटा देता हूं। अभी हम सेल डिवीजन को लेते ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने सेल डिवीजन की बात ही नहीं करी। इन्होंने कहा था कि जब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीडेशन के साथ क्या होने लगे, प्रोटीन सिंथेसिस होने लगे, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण होने लगे। किसका निर्माण होने लगे, प्रोटीन का निर्माण होने लगे। देखिए जीवन की हर गतिविधि के लिए, लाइफ की हर गतिविधि के लिए एक ही चीज जरूरी होती है, या एक ही चीज जिम्मेदार होती है, जिसे प्रोटीन कहते हैं। लाइफ की हर गतिविधि के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। कुछ थोड़े बहुत फैट्स हैं, वो भी कुछ हार्मोन में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी कि 98% प्रोटीन ही हर गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। तो इनसे पहले माना जाता था कि जब कार्बन, इनसे पहले क्या माना जाता था
कि जब कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होने लगे, क्या होने लगे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होने लगे और उसमें सेल डिवीजन हो, उसमें सेल डिवीजन हो जाए। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि कोशिका का विभाजन हो जाए। किसका विभाजन? कोशिका विभाजन होने लगे। तो जब इसमें कोशिका विभाजन होने लगेगा तो हम इसे क्या मान लेंगे? इसे हम लाइफ मान ली जाएगी। तो इसको क्या मान लिया जाएगा? लाइफ मान लिया जाएगा। लेकिन लाइफ कैसे माने भाई? तो आपने कह दिया कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन, तो सेल डिवीजन होगा, तो लाइफ मानेंगे। लेकिन वायरस भाई साहब में तो सेल है ही नहीं, फिर उसे क्या मानेंगे? तो उसे तो आप नहीं मान सकते। जीव है तो वो जीवन होने की या जीवन होने के जो मानक है वो उन पर पूरा ही नहीं करता। तो फिर 2009 में वेंकट रमन राधाकृष्णन जी ने कहा कि सेल डिवीजन जरूरी नहीं है, जब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीडेशन शुरू हो जाए और इनके साथ में क्या होने लगे? प्रोटीन सिंथेसिस। इनके साथ में क्या हो? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस होने लगता है तो वहाँ क्या शुरू हो जाती है? वहाँ लाइफ शुरू हो जाती है। तो वहाँ क्या मान लेंगे कि यहाँ से जीवन की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि इन तत्वों को मिलाकर, किस किस तरह के तत्वों को? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखो प्रोटीन का मेन सब्सटेंस क्या है? प्रोटीन का जो मेन सब्सटेंस है वो आपका यही है, नाइट्रोजन। जहाँ नाइट्रोजन उपस्थित होगी वहाँ प्रोटीन होगा, या प्रोटीन जहाँ होगा वहाँ नाइट्रोजन मिलेगी। और ये कार्बन भी उसके साथ मिक्स होकर रहता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन क्या हो जाए? प्रोटीन में प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? जीवन। यानी कि इन तत्वों के मिलने पर जब प्रोटीन सिंथेसिस होने लगता है तो उसे जीवन मान लिया जाता है, अर्थात यहाँ से जीवन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब सेल डिवीजन वाला जो सिद्धांत था उसको अब कोई नहीं मानता। अब क्या माना जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। देखिए जो मानव बॉडी है, जो आपकी मानव बॉडी है एनिमल वाली, ये 29 तत्वों से मिलकर बनती है। कितने तत्वों से मिलकर बनती है? 29 से। और इसमें कार्बन का जो परसेंट होता है वो लगभग 16%, लगभग एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन अभी देख के बता देंगे, आप भी चेक करना। लगभग 16% इसमें कार्बन होता है। ठीक है, और बचा हुआ रेस्ट आपका नाइट्रोजन के रूप में प्रोटीन वगैरह और नाइट्रोजन और दूसरे होते हैं, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और इसी तरीके के 29 यानी कि 29 जो आपके तत्व हैं वो मिलकर शरीर का, बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखिए, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसका, हाँ इसका ले लो, प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बस छोटी सी बात और समझ लो, फिर ये इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो हमने मान लिया कि जहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो जाए, प्रोटीन सिंथेसिस होने लगे, तो उसे जीवन मान लेंगे। वहीं से बायोलॉजी की स्टडी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बायोलॉजी के बारे में देखें हम, तो बायोलॉजी में दो चीज़ें आती हैं आपकी, जूलॉजी और दूसरा क्या आता है आपका? बोटनी। दूसरा क्या आता है आपका? बोटनी। बोटनी कहते हैं वनस्पति विज्ञान को, और जूलॉजी कहते हैं आपका जो एनिमल से संबंधित स्टडी है, इसकी खोज, यानी कि इसका जो पिता है वो किसको माना जाता है? अरस्तु को। ठीक है, और इसे थियोफ्रिटेस यानी कि थियोफ्रिटेस जो है, फ्रिट्स, थियोफ्रिट्स, हाँ सही लिखा है,
तो जूलॉजी और बॉटनी। तो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा हिस्टोरिया ऑफ प्लांटियम। इन्होंने लिखा हिस्टोरिया ऑफ प्लांटियम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटियम। प्लांटियम का मतलब वही प्लांटों के बारे में लिखा इन्होंने, ठीक है। और जूलॉजी का इन्होंने क्या लिखा, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। इन्होंने क्या लिखा, हिस्टोरिया, इन्होंने क्या लिखा, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। तो इन्होंने किस पे लिखी, एनिमिलिया का मतलब है एनिमल पे, और प्लांटियम का मतलब क्या है, प्लांट पे। तो इन्होंने दोनों के आधार पर, यानी कि इन दोनों ने ये बुक्स लिखी, किसकी, बायोलॉजी की, यहीं से शुरुआत होती है। लेकिन आगे चलकर इसी आधार पर, आगे चलकर इसी आधार पर, देखो दोबारा लिख देता हूं, बायोलॉजी अरस्तु, अरस्तु हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, एनिमिलिया, और थियोफ्रेटस, 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 इन्होंने क्या लिखा, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटियम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटियम। तो इसी आधार पर, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटियम के आधार पर क्या होता है, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटियम के आधार पर, हिस्टोरिया और प्लांटियम के आधार पर, इसी इसी आधार पर, इसी आधार पर, कब, 1967 में, 1967 में, यानी कि 1967, 1967 में, 1967 में आर एच विटेकर, आर एच, इसको मैं लाल से कर देता हूं, आर एच विटेकर, आर एच विटेकर। तो आर एच विटेकर ने क्या किया, इनका बाइफरगेट कर दिया इन्हें अलग अलग में, किस किस में, मोनेरा में, मोनेरा, और दूसरा क्या है, प्लांटिया, तीसरा फंगी, और चौथा एनिमिलिया, एनिमिलिया। तो इस प्रकार से इसको आर एच विटेकर ने, इसी आधार पर 1967 में आर एच विटेकर ने इसे किस में बदल दिया, प्रोटिस्टा प्लांटी फंगी, ठीक है। हाँ, इसमें एक और है मोनेरा, इसे इधर करेंगे, मोनेरा, मोनेरा ये रह गया था। अब देखो इसे ऊपर लिखो, इसे ऊपर लिखिए, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा प्लांट, वैसे ये इसी में से कटेंगे अलग, ऐसे अलग, तो लेकिन फिर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, प्लांट, फंगी और एनिमल, और कैसे, एनिमल। अब देखिए मोनेरा जो होते हैं, मोनेरा होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और क्या हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो आपके बैक्टीरिया हैं, ये आपके ऑटोट्रोप्स भी हो सकते हैं और हिटरोट्रोप्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रोप्स का मतलब है ये ऑटो और प्लस हिटरोट्रोप्स, ऑटो एंड हिटरो, ऑटो का मतलब है जो स्वयं खाना बनाते हैं, जो स्वयं भोजन बनाते हैं, और हिटरो का मतलब है जो दूसरे पर जीवित रहते हैं, जो परजीवी होते हैं। तो आपके बैक्टीरिया दोनों हो सकते हैं, ऑटो भी और कैसे, हिटरो भी। लेकिन ये आपका साइनोबैक्टीरिया जो है, ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, ये आपका कैसा होता है, ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, ये आपका ऑटोट्रोपिक होता है, ऑटो
ऑटोट्रोपिक्स, यानी कि खुद खाना बनाने वाला। खुद का मतलब है स्वयं। ये क्या करते हैं? स्वयं खाना बनाते हैं। स्वयं खाना बनाते हैं। खाना कहाँ बनाते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि घर की तरह खाना बनाते हैं चूल्हे पे लकड़ियाँ चढ़ा के। ये किससे बनाते हैं? इनमें क्या पाया जाता है? इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट से क्या बनाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लोरोफिल। तो उससे क्या बनाते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति मैंने कल बताया था आपको, C6H12O6 क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। जो आपके प्रोटिस्टा हैं और जो आपके प्लांट हैं, ये भी कैसे हैं? ये भी आपके ऑटोट्रोप्स हैं। तो प्रोटिस्टा, प्लांट और साइनोबैक्टीरिया मोनेरा का, ये कैसे हैं? ऑटोट्रोपिक्स। और ये कैसे हैं? आपके हेटेरोट्रोप। ये कैसे हैं? आपके हेटेरोट्रोप्स। भगवान ने ऐसी मशीन केवल पौधों में और इन्हीं लोगों में लगाई है कि जो प्रकाश की उपस्थिति में, यानी प्रकाश से खाना बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन फंगी और एनिमल ये किस पे? दूसरे पर, दूसरे पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? दूसरे पर निर्भर। दूसरे पर निर्भर है। क्यों? ये तो पचे हुए भोजन पर निर्भर होते हैं। पचे हुए भोजन पर। ये किस पर निर्भर है? पचे हुए भोजन पर। और ये क्या करते हैं? ये भोजन को खाकर पचाते हैं। ये भोजन खाकर पचाते हैं। तो ये पचे हुए भोजन पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये भोजन को खाकर पचाते हैं। दोनों का काम डाइजेस्ट करने का ही है। ठीक है। तो ये किन के ऊपर है? ये इनके ऊपर अपना जीवन निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से एक आपको हमने एक वाइड रेंज में बता दिया कि जीवन क्या है और छोटे पौधे और ये इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, प्लांटी क्या है, फंगी क्या है, इनके बारे में विस्तार से आगे बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर आएगा हमारा वो पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान। अगला जो चैप्टर है कोशिका विज्ञान, और इसके विस्तार से पढ़ेंगे कि फिर दोबारा से आपको कोशिका को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। साइटोलॉजी कहते हैं इसे, कोशिका को। तो नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की कंसेप्चुअल क्लासों के लिए धन्यवाद आप सभी का।